हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। यहाँ 26वें दिन के नोट्स के साथ आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसका एक कंपैरिजन जो है वो दिया हुआ है संसदीय प्रणाली की। तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को देखते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि चूंकि एग्जीक्यूटिव कहाँ से डिराइव हो रहा है, लेजिस्लेचर से, तो जब यहाँ से डिराइव ये होता है तो ये हमेशा इसके प्रति क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, चूंकि गवर्नमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। दूसरा, फिर ऑटोक्रेसी, चूंकि पावर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में दिया गया है तो वहां पर चांसेस कम है कि आप क्या हो सकेगा, डेस्पोटिज्म वगैरह होगा। हारमनी रहता है किसके बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में अच्छा संबंध रहेगा। और रिप्रेजेंटेशन वाइडर रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से मिलकर पार्लियामेंट के लोग चुने जाते हैं और फिर उसमें से मंत्री बनेंगे तो रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा अच्छा, बेहतर प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। डिमेरिट इसके साथ क्या है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, चूंकि बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस होगा गवर्नमेंट का, चूंकि किस पे बेस्ड है, मेजोरिटी पे, तो सरकारें बार बार बदलेंगी। दूसरा कि पावर का सेपरेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके इंडिपेंडेंट होकर काम करने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि पीएम, या अगर आप देखेंगे पूरे कैबिनेट का एक डोमिनेशन तो हो सकता है, इसका चांस भी है कि जब पूरा कैबिनेट ही सारा डिसीजन लेने लगे, पूरे के पूरे सीओएम का इन्वॉल्वमेंट कम हो। मेन जो इसका इशू है वो ये आप पार्ट देखेंगे, एंड दैट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन या लैक ऑफ एक्सपर्टीज। क्योंकि कोई भी अपने फील्ड का कोई एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन हमने बनाया ही नहीं, तो इसीलिए दिक्कत आती है। अब इन दोनों को कंपेयर अगर करते हैं उसके फीचर्स वाले पार्ट में, तो आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव हेड जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम होते हैं, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन जो होगा वो यहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा चुना जाता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली लोग चुनते हैं। टेन्योर इसका फिक्स नहीं है, मेजोरिटी पे डिपेंड है, यहाँ फिक्स होता है। पावर का सेपरेशन यहाँ पे नहीं, यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर है, यहाँ क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर, यहाँ नहीं है। स्टेबिलिटी यहाँ पे चांसेस बहुत कम रहेंगे, यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखेगी। और डिसीजन मेकिंग का स्पीड यहाँ थोड़ा तेजी से होगा, क्योंकि लेजिस्लेचर ऑफ इसमें हारमनी है, यहाँ पे डिले हो सकता है, चूंकि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट वाला पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है उस स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे समय देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो 3 हेडिंग्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो 245 से 255 तक दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे 245 कहता है टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में। टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन का दायरा कितना रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा उसके इम्प्लीमेंटेशन का दायरा कितना रहेगा। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा पूरे देश की टेरिटरी या किसी पार्ट में भी अप्लाई हो सकता है। स्टेट जो कानून बनाएगा वो स्टेट की टेरिटरी या उस स्टेट के किसी पार्ट में अप्लाई हो सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा भी कानून बना सकता है जो पार्लियामेंट देश के बाहर भी उसके सिटीजन और प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो सकता है। ये कहलाता है पावर टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज। ऐसा पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। अगर स्टेट के लेजिस्लेचर का लॉ स्टेट के बाहर अप्लाई कराना है तो केवल एक ही स्कोप है, क्या, टेरिटोरियल नेक्सस, मतलब कि स्टेट का लॉ और जो ऑब्जेक्ट स्टेट के बाहर है उसके बीच में कनेक्शन दिखेगा तो स्टेट का लॉ अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल मतलब बहुत फेमस बताते हैं बार बार आप लोग को कि बिहार का शराबबंदी का कानून यूपी में बैठा एक इंसान के ऊपर अप्लाई हो सकता है, अगर वो यूपी से बैठकर बिहार में दारू की सरकार सप्लाई कर दे, ये टेरिटोरियल नेक्सस कहलाता है। 246 में तीनों लिस्ट के बारे में कहा गया है कि यूनियन लिस्ट पे केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा नॉर्मली, लेकिन 5 केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। 10 247 एडिशनल कोर्ट्स बनाने का पावर। 248 कहता है कि रेसिडुअरी पावर जो है वो बनाने का पावर, उस पर कानून किसके पास रहेगा, पावर पार्लियामेंट के पास। 249 राज्यसभा अगर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करेगा तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। 250 कहता है कि जब इमरजेंसी लग जाएगा तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। 252 कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को तो वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। और 254 कहता है कि जब कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों के लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस केस में यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, एक्सेप्ट अगर स्टेट का लॉ गवर्नर रिजर्व कर दिए थे प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट का असेंट मिला उस पर, तो उस केस में स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा यूनियन के ऊपर।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के आर्टिकल्स यहाँ पे इसी तरह से दिए हैं और फिर कुछ फाइनेंशियल रिलेशन के आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन एक बार समझ लीजिए, तो हम बता देते हैं यहाँ पे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 256 के अंदर सेंटर स्टेट को बोलेगा कि तुम जो कानून हम बनाते हैं उसको लेकर डायरेक्शन देगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखो। 257 में नेशनल इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्शन दे सकता है। 258 में जो स्टेट यूनियन है अपना पावर स्टेट को डेलीगेट कर सकता है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात होती है ताकि आपस में कोई तरह का डिस्प्यूट हो तो उसको क्या किया सके, सॉल्व किया जा सके। ठीक है, ये मेजरली आपको जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के पार्ट है। फाइनेंशियल रिलेशन में आपको कुछ ग्रांट्स के बारे में बात होती है कि किस तरह से पैसा बटेगा, फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो वाला पार्ट। तो ग्रांट्स अगर देखें तो दो तरह का ग्रांट होता है, एक तो स्टैट्यूटरी ग्रांट 275, ये वैसे राज्यों को दिया जाता है जिनको जरूरत है, यानी कि इनको जरूरत है मदद की, और दूसरा जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो है वो पैसा कैसे बटेगा सेंटर स्टेट के बीच में उसका रिकमेंडेशन देता है, और ये दो तरह का डिवोल्यूशन बताता है। वर्टिकल मतलब सेंटर के पास कितना रहेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि वो पैसा राज्यों में कैसे बटेगा। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 41% जो है वो वर्टिकल डिवोल्यूशन था, स्टेट्स को 41% पैसा मिलेगा, 1% अलग से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिलेगा, और बाकी 58% सेंटर के पास। ये 41% फिर अलग अलग राज्यों में बढ़ता है, अलग अलग क्राइटेरिया पे, एरिया, पॉपुलेशन, ये सब पे बेसिस पे, और उसके बेसिस पे बिहार को जो है वो 10.058% पैसा मिलेगा टोटल पैसे का, एज पर 15 फाइनेंस कमीशन। डिस्क्रिशनरी ग्रांट किसको बोलते हैं, तो वैसा ग्रांट जो सेंटर या स्टेट दोनों दे सकता है किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया बिहार में तो बिहार को पैसा अनाउंस कर दिया सेंटर, असम में बाढ़ आया तो बिहार भी दे सकता है असम को पैसा, सेंटर भी दे सकता है, तो वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट। और जब बात करते हैं हम लोन की, तो लोन 292 और 293 दो आर्टिकल में है। 292 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट लोन इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर से भी ले सकता है। 293 कहता है कि स्टेट केवल भारत के अंदर से लोन लेंगे, भारत के बाहर से लोन नहीं ले सकते। ठीक है, कुछ इंटर स्टेट रिलेशन भी आपको दिखता है, जैसे इंटर स्टेट का डिस्प्यूट में अगर देखेंगे तो वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए 262 आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को पावर है कि अगर कोई रिवर वाटर का डिस्प्यूट है तो उसको वो सॉल्व करे। कौन सॉल्व करे, रिवर वाटर का डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट सॉल्व कर सकता है, कोई भी तरह का ऐसा डिस्प्यूट है और वो मामला कोर्ट में नहीं जाए। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल इसीलिए भी बनता है कि कोई भी तरह का अगर डिस्प्यूट इनके बीच में है तो सेंटर स्टेट आपस में बैठ के सॉल्व कर ले। और ये फाइनली परमानेंट इसका एक वर्जन एस्टैब्लिश हुआ था सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को 1990 में। ठीक है, इसके बाद जोनल काउंसिल एक इंपॉर्टेंट चीज है। जोनल काउंसिल क्या होता है, ये स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल जैसे कि आपको पूरे देश भर के लिए एक कॉमन हो गया, जोनल काउंसिल हो गया कि बहुत सारा रीजनल इश्यूज, तो उस रीजनल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा देश एक बार पार्टिसिपेट करे, समझ रहे बात को। तो इसीलिए जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जोनल काउंसिल को बनाने की बात हुई, और भारत को 5 जोन में बांट दिया गया, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न, जिसमें बिहार ईस्टर्न जोनल काउंसिल में है, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के साथ साथ, और एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग से फिर बन गया 1971 के एक्ट से। तो 6 जोनल काउंसिल आज की डेट में है। इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, तो MHA, और बाकी जो भी स्टेट्स हैं उनके CM इसके मेंबर होंगे, गवर्नर मेंबर होंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजन हमारे पास कुछ सर्टेन स्टेट्स के लिए दिया गया है, जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात हुई है। ठीक है, नागालैंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिचुएशन को देखने के लिए, नागा कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को, उसके लिए गवर्नर को स्पेशल पावर मिला हुआ है। 371B किसके लिए है, असम के लिए है। ठीक है, 371C मणिपुर, ये कि मैच द फॉलोइंग में ही क्वेश्चन आएगा, किस आर्टिकल में पूछा भी है BPSC एक बार। 371C में मणिपुर हो गया, फिर इसी के बाद आप आगे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तो ये सारे का सारा आर्टिकल्स का लिस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन जो हटाया जा चुका है, ये 370 आर्टिकल जो था, ये क्या कहता था
ये स्पेशल एक ऑटोनॉमस स्टेटस देता था इसको जम्मू कश्मीर को, वहाँ के लिए एक अलग संविधान हुआ करता था, और उस संविधान के साथ साथ वहाँ का स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ठीक है, ये लाया भी गया था 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, और हटाया भी गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, और बाकी इस बार जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से इसको 2 यूटीज में बांट दिया गया, JNK और लद्दाख। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर बहुत सारी कमिटीज जो है वो बनाई गई हैं। तो कमेटी, एक तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि वो पूछेगा कि सरकार या कमीशन जो न्यूज में देखा जाता है वो किस चीज से रिलेटेड है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा कि कुछ इसके रिकमेंडेशन पूछ सकता है। तो सरकार या कमीशन, ठीक है, इसका रिकमेंडेशन देखिएगा तो इंटर स्टेट काउंसिल, तो इसी के बेसिस पे परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बना भी दिया गया। गवर्नर के बारे में कहा गया कि रोल उसका होना चाहिए ए पॉलिटिकल। ठीक है, फिर से 356 यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी है उसका इस्तेमाल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो, पहले वार्निंग दीजिए तब यूज कीजिए। पुंछी कमीशन जो बना था उसका रिकमेंडेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या था, तो इसने कहा था कि जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो तो CM से कंसल्ट करिए। बेसिकली 4 लोगों को बोला था कंसल्ट करने के लिए। ठीक है, PM, होम मिनिस्टर, स्टेट का CM और स्पीकर, तो इन 4 लोगों से कंसल्ट करिए तब अपॉइंट कीजिए। फिर कहा था कि गवर्नर का टर्म फिक्स होना चाहिए, और इनको अगर हटाना भी है तो या तो इम्पीचमेंट से हटाइए या स्टेट लेजिस्लेचर के रिजोल्यूशन से, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर खत्म कर दो। रजा मन्नार कमेटी जो है, उस कमेटी का रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट पहले बनाई थी, और इसने कहा था कि ऑल इंडिया सर्विस खत्म करो, स्टेट को ज्यादा पावर मिले, तो ये ध्यान देना है इसको लेकर। तो ये कमिटीज हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक हमारा और भी, आप अगर चाहो तो इसको लिख लोगे, बाकी अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये सब सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। तो प्रेसिडेंट के लिए अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी। तो आर्टिकल 48 में क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, केवल 4, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल एज कंप्लीट, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए योग्य, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं। इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर 4 ऑफिस नहीं आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मंत्री। टर्म इनका 5 साल है जिस दिन से एंटर करेंगे, लेकिन टर्म खत्म होने के बाद भी जब तक सक्सेसर नहीं आएगा तब तक ऑफिस में होल्ड करके करेंगे। बीच में रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को ले सकते हैं, या बीच में हटाए भी जा सकते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एलिजिबल है डीइलेक्ट होने के लिए, कितनी बार भी चाहे दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन का तरीका हमारे यहाँ पे रखा गया इनडायरेक्ट, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं MPs, और इलेक्टेड MLAs होते हैं स्टेट्स के, और जिन यूटीज का लेजिस्लेचर है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और अब JNK भी। ठीक है, इलेक्शन का तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके लिए MLA के वोट का वैल्यू निकाला जाता है इस फॉर्मूला से, स्टेट का पॉपुलेशन अपॉन टोटल इलेक्टेड MLAs इंटू 1/1000, और MP का वोट का वैल्यू निकाला जाता है, सारे MLA के वोट का वैल्यू हर स्टेट का जोड़ दीजिए, और टोटल MP के जितना भी MPs है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको MP के वोट का वैल्यू निकल जाएगा, और ये लगभग सबके लिए बराबर होता है। शपथ इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इम्पीचमेंट यानी हटाने का जो ग्राउंड है वो है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर क्या है, ये लिया गया कहाँ से, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हम लोग बात करें तो ये हमने लिया है US से, और इसमें क्या होता है कि आपको जिस हाउस में भी इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाना है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, 1/4 मेंबर के सपोर्ट से आएगा, और 14 दिन पहले का नोटिस दीजिए। अगर आ गया तो पहला हाउस इसको पहले पास करेगा 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, फिर सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करके अगर पास कर दिया इसी मेजोरिटी से तो प्रेसिडेंट हटा दिएगा। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ऑफिस में वैकेंसी हो सकती है अगर इनका डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सब ऐसा कुछ होता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह 6 महीने मैक्सिमम काम करेंगे, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जैसे अपॉइंटमेंट्स करना, देन डिप्लोमेटिक पावर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एम्बेसडर्स को बुलाना, एम्बेसडर्स को वापस भेजना, या इंटरनेशनल अग्रीमेंट सारा प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होता है। लेजिस्लेटिव पावर में सेशन बुलाना, खत्म करना, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करना, बिल के ऊपर साइन करना, फिर से स्पेशल एड्रेस देना, ऑर्डिनेंस जारी करना, ये सब लेजिस्लेटिव पावर का पार्ट होगा।
फाइनेंशियल पावर में बजट पेश करने का जिम्मेदारी इनके नाम पे ही है, मनी बिल इनके परमिशन से ही आएगा। ये कंटिजेंसी फंड को कंट्रोल करते हैं, हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, कोई डिमांड इनके बिना नहीं रखा जा सकता। ऑर्डिनेंस पावर जो है वो एक स्पेशल पावर है कि जब सेशन पार्लियामेंट का कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या जारी कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये एक टेम्पररी लॉ है, जो टेम्पररी लॉ आपको पार्लियामेंट के सेशन आने के बाद अप्रूव कराना होता है 6 हफ्ते के अंदर। और ये सारा का सारा जो पार्लियामेंट जिस चीज पे कानून बना सकता है उस सब चीज पे क्या जारी हो सकता है? ऑर्डिनेंस भी जारी हो सकता है। ठीक है। जुडिशियल पावर यानी पार्डनिंग पावर की बात करें तो जो भी मामला कोर्ट के द्वारा सेटल हो चुका है उसके बाद आप एक मर्सी पिटीशन लेकर कहाँ? प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट 5 तरह का पार्डन दे सकता है। पार्डन मतलब पूरी तरह से माफ, रिप्राइव मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन, रेस्पाइट मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस जैसे प्रेगनेंसी है तो कम सजा दे देना, रिमिशन मतलब बिना नेचर बदले सजा कम कर देना, और एक यहाँ पे और मिसिंग है कम्यूटेशन, जहाँ पे नेचर बदल देना पनिशमेंट का भी, किसी को फांसी का सजा था तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देना। ठीक है। इमरजेंसी पावर में 3 तरह का ये इमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। और उसके बाद हम लोग इमरजेंसी की बात करेंगे। तो आप देखोगे जब इमरजेंसी की बात जब हम करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे लग सकता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है वो 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, उसके पहले जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। प्रोसीजर क्या है? तो पूरा रिटर्न जो है रिकमेंडेशन मिलना चाहिए किसका? कैबिनेट का, मंत्री परिषद का, अगर हम बात करें सॉरी मंत्रिमंडल का, परिषद का नहीं मंत्रिमंडल का, और रिटर्न में वो देंगे तभी जाकर प्रेसिडेंट लगाएंगे। और दोनों हाउस 30 दिन के अंदर इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा तो वो 6 महीने वैलिड रहेगा। हर 6 महीने पे इसको अप्रूव कराने की जरूरत है। प्रेसिडेंट कभी भी इसको हटा सकते हैं, लेकिन लोकसभा भी चाहे अगर तो एक सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन लाकर इसको हटा सकता। ठीक है। अगर 1/10 मेंबर वो रेजोल्यूशन लेकर आए और सिंपल मेजोरिटी से पास हो गए। असर क्या पड़ता है इसके कारण? तो सेंटर को स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएगा। दूसरा, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। देन आर्टिकल 19, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा यानी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो बाकी आर्टिकल्स को भी बीसी की छोड़कर सस्पेंड कर सकते हैं। आज तक 3 बार लगा है। 62 में चाइनीज एग्रेशन के पर ध्यान रखेंगे, वॉर पे नहीं, एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगाया गया। फिर 1971 पाकिस्तानी एग्रेशन, और 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगा। स्टेट इमरजेंसी, अगर संविधान के अकॉर्डिंग कोई राज्य नहीं चल पा रहा हो तो उस केस में प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, या तो अपनी मर्जी से, मर्जी इन द सेंस यूनियन सीओएम बोले, या फिर गवर्नर के रिपोर्ट के बेसिस पे लगा सकते हैं। ये एक बार लगेगा तो 2 महीने के अंदर अप्रूव कराना होगा सिंपल मेजोरिटी से, और फिर 6 महीने तक वैलिड होगा। नॉर्मल समय में 1 साल तक रहेगा, मैक्सिमम 3 साल तक जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो उस केस में 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी लगा हो, इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी इलेक्शन कराना संभव नहीं। असर क्या होगा कि प्रेसिडेंट अपने पास एग्जीक्यूटिव पावर ले लेते हैं, बाद में ये गवर्नर को ट्रांसफर कर देते हैं। कानून बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। और स्टेट असेंबली तुरंत डिसॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंड रहेगा, बट उसको बाद में जब डिसॉल्व हो जाएगा वो तो फिर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा है, लेकिन इसका ग्राउंड क्या है कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिट या स्टेबिलिटी जो है भारत के किसी टेरिटरी में या पूरे भारत में अगर खतरे में चले जाए तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये लगेगा तो 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस इसको पास करेगी। ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बार पास होने के बाद जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये वैलिड रहता है। असर इसका ये होता है कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की सैलरीज जो है एम्प्लॉयज़ की, ऑफिशियल्स की, वो कम कर दी जा सकती हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम हो सकती है। स्टेट का जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है वो रिजर्व किया जा सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको जो है वो देख लेना है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप क्विक रिवीजन इन आर्टिकल से कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कोई क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड होगा वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये डायमेंशन यहाँ पे था। आइए आज का हम लोग क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फीचर है वो रेस्पॉन्सिबल और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो है उसको इंश्योर करने में हेल्प करता है। उत्तरदायी और प्रत्युत्तरदायी जो शासन है उसको सुनिश्चित करता है क्या? तो एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति?
लेजिस्लेचर के प्रति, चूंकि एग्जीक्यूटिव कहाँ से डिराइव हो रहा है, लेजिस्लेचर से ही डिराइव होता है। ठीक है। दूसरा, एक मेजर ड्रॉबैक जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है उसका पोटेंशियल कि वो किस ओर जा सकता है। देखिए वो किस ओर जा सकता है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि जब पावर आप एक आदमी को दे दिए, सिंगल पर्सन, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि वो सिंगल पर्सन जो है वो क्या चीज की तरफ जा सकता है, डेस्पोटिज्म, यानी कि पूरा का पूरा तानाशाही की तरफ जा सकता है। ठीक है, एक सेकंड हो रहा है ना, तानाशाही की तरफ जा सकता है। एक आदमी में अगर बहुत सारा पावर दे दीजिएगा तो वो टायरनी यानी अत्याचार कर देगा और कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ जा सकता है, तो ये एक पॉसिबल डिमेरिट उसका है। कौन सा एडवांटेज है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका फिक्स टर्म है। तो जो भी ये प्रोजेक्ट्स या जो भी ये प्लानिंग करेंगे, जो भी ये पॉलिसीज लाएंगे, वो सब लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि इनको बीच में सरकार गिरने का डर नहीं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इससे इंश्योर होती है। Which of the following reflects a major criticism of parliamentary system in multi-party democracy? तो एक मेजर क्रिटिसिज्म मल्टी पार्टी सिस्टम में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो क्या है, तो वो है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल अगर रहेंगी तो नई नई सरकारें तुरंत चेंज होंगी, तो पॉलिसी कंटिन्यूएशन इंश्योर नहीं हो पाएगा, तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, इससे डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डेडलॉक का चांस है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, जिस कारण से लेजिस्लेचर का इनएक्टिविटी हो सकता है, तो वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंडिपेंडेंटली चुने जा रहे हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे अभी आप देखोगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दिखेगा ये ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, लेजिस्लेचर में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी अगर रही तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस कंडीशन में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे 249 आर्टिकल के अंदर कानून बना सकता है? तो अगर राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में 2/3 मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पास कर दे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव पावर यूनियन और स्टेट का कैसे चेंज हो जाता है, तो पार्लियामेंट क्या केवल यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकती है? नहीं। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। स्टेट अपना पूरा पावर खो देते हैं, गलत। स्टेट के पास भी पावर रहेगा। गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर मिल जाता है, गलत। बी इज द करेक्ट। कौन सा शेड्यूल जो है वो पावर का डिवीजन यूनियन और स्टेट का इंश्योर करता है? 7th, 10th, 11th या 6th? तो 7वां शेड्यूल, तीनों लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी अंडर 254 कम्स इनटू प्ले व्हेन? देखिए जो प्रतिकूलता है, रिपग्नेंसी का सिद्धांत है, ये कब आता है, तो जब कंकरेंट लिस्ट के ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना दे तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिपग्नेंसी का डॉक्ट्रिन। और इसमें क्या होता है, यूनियन लॉ प्रिवेल करता है नॉर्मली, एक केस को छोड़कर। कब, जब स्टेट के लॉ को गवर्नर भेजे थे बिल को प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट असेंट दिए, तो उस केस में स्टेट लॉ प्रिवेल कर जाए। ठीक है। कौन सा प्रोविजन जो है वो क्लियरली दिखलाता है क्या सेंटर का जो पावर है उसको स्ट्रेंथ करते हुए किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर लेजिस्लेटिव मामलों में? तो यहाँ ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वाटर डिस्प्यूट सेटलमेंट, रेसिडुअरी पावर या आर्टिकल 280। देखिए रेसिडुअरी पावर जो है वो जनरली एक फेडरल कंट्री में किसके पास रहता है, स्टेट के पास, लेकिन हमारे यहाँ ये किसके पास है, सेंटर के पास। इसलिए दिखाता है कि सेंटर का कंट्रोल लेजिस्लेटिव मामलों में स्टेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा। कौन सा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा 7वें शेड्यूल के अंदर इनमें से? तो पुलिस स्टेट लिस्ट, हेल्थ स्टेट लिस्ट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट, एटॉमिक एनर्जी यूनियन लिस्ट। कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है जहां सेंटर स्टेट दोनों काम कर सकते हैं? बैंकिंग यूनियन लिस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है या सिविल प्रोसीजर जो है दोनों कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। Which of the following best illustrates the principle of cooperative federalism? cooperative federalism का सबसे अच्छा जो आप कह सकते हैं उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो रेसिडुअरी पावर पार्लियामेंट का नहीं, यहाँ सेंटर को ज्यादा पावर मिल गया। 356 प्रेसिडेंट रूल, सेंटर को पावर मिल गया। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स in the concurrent list, yes, this will ensure cooperative federalism. How it will ensure cooperative federalism? Because दोनों मिलकर यहाँ पे काम।
256 आर्टिकल के अंदर सेंटर कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट्स फॉर, अभी हमने पढ़ा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल लॉज। कौन सा प्रोविजन सेंटर को इनेबल करता है कि वो आर्म फोर्सेस को स्टेट में बिना उनके परमिशन के भेज सकते हैं? 355, क्योंकि यूनियन के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हर स्टेट को किसी भी तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारा डिस्टरबेंस है उससे बचाना, तो जो बचाने के लिए वो फोर्सेस भी भेजेंगे। तो आप देखते हो सीआरपीएफ डिप्लॉय करते हैं ये सब। 355 आते हैं। Which constitutional body recommends the distribution of net proceeds of taxes between center and state? सेंटर स्टेट के बीच में जो नेट प्रोसीड है टैक्सेस का, उसको का बंटवारा जो है वो कौन सी बॉडी रिकमेंड करती है? बहुत आसान, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल के। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंटर क्या कर सकता है? कैन सस्पेंड टैक्स शेयरिंग विद स्टेट? नहीं। रिड्यूस द सैलरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग जजेस? बिल्कुल सही, ये दोनों। The grant in aid given by union to state under article 275, तो स्टैट्यूटरी ग्रांट की बात हो रही है 275, ये किसके किनको मिलेगा? तो डिस्क्रिशनरी और पॉलिटिकली डिटरमाइंड होता है क्या? नहीं। हर राज्य को मिलता है क्या? नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब और जिन स्टेट को जरूरत है, बिल्कुल यही हमने पढ़ा था। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो यूनियन के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सके? अभी हमने देखा 258। जीएसटी एक सेंट्रल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर स्टेट की बॉडी है, फाइनेंशियल रिलेशन की। उसको चेयर कौन करता है? जीएसटी को चेयर करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। कौन सी कमेटी को सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट माना जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने वाला? देखिए कमिटीज ये सारी की सारी सेंटर स्टेट को लेकर फैसला दिए हैं, रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सरकारिया कमीशन। The Punchi Commission emphasized which of the following aspects in its recommendation? पुंची कमीशन ने यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन की बात की थी? तो क्या ग्रेटर ऑटोनॉमी यूटीज को? नहीं। 7 शेड्यूल को 2 लिस्ट से बांट देना है? नहीं। राज्यसभा में बराबर रिप्रेजेंटेशन? नहीं। 356 यानी प्रेसिडेंट रूल का यूज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, उसका मिसयूज कम हो। राजमन्नार कमेटी, तो राजमन्नार कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि इसमें से क्या लागू होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हो कि हमारे पास फुल सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा क्रिएशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, गलत, ये भी गलत। कंकरेंट लिस्ट का एबॉलिशन इन्होंने, अगर आप देखोगे तो रिकमेंड किया था कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा सब्जेक्ट किसको मिलना चाहिए? स्टेट लिस्ट को। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? तो 1990 में बन भी गया था, किसके रिकमेंडेशन पे? सरकारिया। किस कमेटी ने सजेस्ट किया था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट सीएम के कंसल्टेशन होना चाहिए? पुंची कमीशन ने किया। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर को जो सब्जेक्ट बनाया जाए कंकरेंट लिस्ट का, ताकि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट कर सके? तो इसका रिकमेंडेशन भी पुंची कमीशन ने ही दिया। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, गलत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज फॉर्म अंडर आर्टिकल 262, गलत, 263। ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ सरकारिया के रिकमेंडेशन पे, सही। जो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं, एडवाइजरी। कौन सा स्टेट ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मेंबर नहीं है? तो बिहार तो है, झारखंड है, बंगाल है, और एक स्टेट उड़ीसा है, असम नहीं है। स्टेट और उनका जो आर्टिकल है उसको मैच करना है। यहाँ पे आप जो स्पेशल कैटेगरीज वाले स्टेट्स हैं, तो अगर उनके आर्टिकल्स को देखेंगे आप, तो सबसे पहला महाराष्ट्र, तो ये 371 में दिया हुआ है, ए के सामने 4, यहीं से आपको आंसर मिल गया। बी का 2 नागालैंड आपको देखेंगे तो 371 ए में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम जो है वो 371 अगर आप देखेंगे तो एफ में है, और आंध्रा 371 डी में दिया। आर्टिकल और उनको मैच करना, अगेन सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो 371 ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड इन गुजरात, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 371 ए के साथ अगर लगाएंगे हम लोग, एक सेकेंड, 371 ए जो है वो नागालैंड के लिए कस्टमरी लॉस था, तो ए का तो 2 होगा ही होगा। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन जो 1 वाला है ना, गुजरात वाला डेवलपमेंट बोर्ड, आई गेस दिस इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज वो 371 में ही दिया। अच्छा देख लेते हैं एक बार। 371 एफ जो है, 371 एफ इज रिलेटेड टू सिक्किम। ये किससे रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सिक्किम अगर रहता तो आंसर आपके पास
मिल जाता आपको अगर ये देखेंगे। चलिए इसमें हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे सब लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने जो ये ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड 1 के सामने जो है वो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये वाला जो है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो गया है। क्योंकि आई में गोवा है, दैट इज करेक्ट, जे में कर्नाटका, ये भी सही है, एफ में जो है वो सिक्किम होता है, ठीक है ना, एफ में क्या होता है, सिक्किम होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा स्टेटमेंट 370 आर्टिकल के बारे में सही है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये एक परमानेंट स्टेटस दिया था, स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को, यहाँ परमानेंट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट वर्ड के कारण आपको ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है, गलत, बिकॉज ऑफ टेम्पररी स्टेटस। दूसरा, इट अलाउड जम्मू कश्मीर टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉज, तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा और भारतीय कानून डायरेक्टली वहाँ अप्लाई नहीं होंगे, ये सही चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से कौन जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर करता है, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर भी करता है, एसएलए वाला भी करता है, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करता है, तो डी विल बी द करेक्ट। कौन सा सही है प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में, इट इज फिक्स्ड एट 5 years एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, गलत, री इलेक्ट हो सकते हैं, ही कैन बी रिमूव बाय पीएम, गलत, इम्पीचमेंट से हटेंगे, ऑफिस फॉर 5 years बट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, सही, तो ये आंसर सही होगा। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड कहाँ पे, ओनली इन लोकसभा, गलत, दोनों हाउस में आ सकता है, ओनली इन राज्यसभा, गलत, तो इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही होगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड एमपीज इज डिटरमाइंड बाय, देखिए 1 वोट पर एमपी नहीं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोकसभा सीट नहीं, पॉपुलेशन के ऊपर नहीं, फिक्स्ड वैल्यू जिसमें कि हर एमपी का वोट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। Which of the following is not a constitutional qualification for becoming the president of India? तो संविधान में जो 4 क्वालिफिकेशन है, सिटीजन है, 35 साल तो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ लोकसभा है, राज्यसभा नहीं, इसलिए सी। आर्टिकल प्रेसिडेंट का उनको मैच करना है, सही, तो 52, तो वो बात करता है क्या चीज का, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन जो क्विज में था, जो टेस्ट में तो हम सही करवा दिए थे, यहाँ पे नहीं ठीक कर पाया वो, 53 यहाँ पे आपने लिखा होगा, अगर आप टेस्ट दिए होंगे तो वहाँ 53 लिखा होगा, उसको 53 मान के समझिएगा। तो 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ए का 3। 54 में क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो बी का 1, ठीक है। 61 में इम्पीचमेंट, सी का 2, और डी 72 पावर टू ग्रांट पार्डन, तो ए इसका करेक्ट। इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह, तो नए प्रेसिडेंट कितने दिन में इलेक्ट होने चाहिए, 6 महीना, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर सकते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो पहला, प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट्री सेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व राज्यसभा, बिल्कुल गलत, लोकसभा को डिसॉल्व होते हैं, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट, सही, 1 and 3 ओनली। Consider the following statement about President's ordinance power. President can promulgate ordinance during recess of Parliament. सही है. Ordinance have same force as an act of Parliament. सही है. President can issue ordinance even when only one house is not in session. बिल्कुल सही. कि अगर कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है तो भी वो जारी कर सकते हैं. ठीक है. 1 to end. 41. जुडिशियल पावर पे है. प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143. बिल्कुल सही है, पूछ सकते हैं. प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनी सेंटेंस गिवन बाय कोर्ट मार्शल. यस. प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन इन केसेस इन्वॉल्विंग कैपिटल पनिशमेंट. नहीं, प्रेसिडेंट पूरी तरह से डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं. तो 1 and 2. गवर्नर नहीं कर सकते. विथ रेफरेंस टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम और बाकी मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. सही है. प्रेसिडेंट सीजीआई का अपॉइंटमेंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट करते हैं, ये भी सही है. प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंडिया के, गलत, नॉमिनल है. 1 and 2.
प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं क्या? दिस इज रॉन्ग, पार्लियामेंट बना सकता है, प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ओनली आफ्टर रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नर, नहीं, अपनी मर्जी से भी अगर वो चाहे तो बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके टेस्ट में जब ये क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा तो वहां पर यहाँ प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, इसलिए वहां पे ये स्टेटमेंट को सही माना गया होगा। तो अगर वहां पार्लियामेंट लिखा है तो 1 and 3 विल बी द आंसर। ठीक है, द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सीजीआई का अपॉइंटमेंट डिस्क्रिशनरी है क्या? नहीं। ज्वाइंट सिटिंग बुलाना, बिल्कुल नहीं। पीएम का अपॉइंटमेंट जब कोई पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, हाँ ये डिस्क्रिशनरी, अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम बना सकते। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह से जो प्रेसिडेंट का जो संवैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको दर्शाता है? तो रियल हेड है यूनियन गवर्नमेंट के, गलत। वो अपने डिस्क्रिप्शन पे सारे मामलों में काम करते हैं, नहीं। वो नॉमिनल हेड है और सीओएम के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, यही सही होगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ही इज द करेक्ट। कौन सा अधिकार सस्पेंड हो जाएगा अपने आप जब नेशनल इमरजेंसी लगती है? खासकर नेशनल इमरजेंसी में जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगती है तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा मेजर प्रेसिडेंट ले सकते हैं? सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कम करना, कर सकते हैं। सेंट्रल डायरेक्शन टू स्टेट ऑन फाइनेंशियल मैटर, तो सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, बिल्कुल। सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, नहीं, ये पावर नहीं है नेशनल इमरजेंसी के, 1 and 2 ओनली। कौन सा इमरजेंसी कभी डिक्लेयर इंडिया में नहीं हुआ? फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? जो राष्ट्रपति शासन लागू होने का कौन सा कंडीशन में सही है? संविधान का मशीनरी का फेलियर, ये तो है ही, बाकी भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, गलत, नहीं है। आर्म्ड रिबेलियन, बिल्कुल नहीं। और ब्रेकडाउन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, नहीं। संविधान का मशीनरी का फेलियर होगा तो ही क्या लगेगा? प्रेसिडेंट रूल लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में स्टेटमेंट, इसको दोनों हाउस 2 महीने के अंदर अप्रूव करेगा, सही है। ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इम्पोज होगा, गलत। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो सैलरी जजेस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिडक्शन करवा दे, ये सही है। 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर के साथ।